हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम आज से स्टार्टिंग करने वाले हैं आर्ट के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए देखते हैं आज हम राजनीति विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का पूरा सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले सही विकल्प चयन का क्वेश्चन है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि आज़ादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी। तो इसमें आ जाएगा बा वाला ऑप्शन, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों की संख्या थी। तो इसमें जो सा वाला ऑप्शन आ जाएगा 565। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड वाला है कि विदर्भ प्रदेश किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है विदर्भ प्रदेश। उसके बाद 2 जून 2014 को निम्न राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसमें आ जाएगा तेलंगाना। ठीक है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका बा वाला ऑप्शन है लौह पुरुष आ जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर जो है अगला वाला जो क्वेश्चन है वो सत्य असत्य है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। तो ये बिल्कुल सत्य। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नोट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कथन है तो इसमें आ जाएगा सत्य। उसके बाद उत्तरांचल राज्य बनने के पूर्व बिहार का हिस्सा था क्या ये उत्तरांचल। तो ये बिल्कुल असत्य कथन है, वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो ये जो है असत्य कथन है। हैदराबाद देसी रियासत थी। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा सत्य। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी सत्य कथन है, तो सत्य आ जाएगा। उसके बाद भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण पंडित नेहरू से संबंधित था। तो बिल्कुल ये भी एक सत्य कथन है। तो यहाँ पर आपके हमने सत्य और असत्य कर लिए हैं और सही विकल्प का चयन कर लिया है। अब आगे चलते हैं, हम खाली स्थानों की पूर्ति करना है। जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने खाली स्थान दिए गए हैं और क्या भरना है इसमें। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों ने रिक्त स्थान समस्या को बल दिया। तो ये आ जाएगी इसमें शरणार्थी समस्या को बल दिया। क्या आ जाएगा इसमें, शरणार्थी। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये शरणार्थी कैसे लिखना है और आगे के जो खाली स्थान है उनमें भी हम देखने वाले हैं क्या क्या आने वाला है। कि स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे। तो इसमें आ जाएगा राजा हरि सिंह। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो कौन सी है, कि श्रीनगर है। उसके बाद सिक्किम रिक्त स्थान को अलग राज्य बना, किस दिन बना था। तो ये 26 अप्रैल 1975 को 26 अप्रैल 1975 को ये अलग राज्य बना था। उसके बाद यहाँ पर रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को इसको बोला जाता है, क्या कहा जाता है इसको। तो इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार आप इन सभी खाली स्थानों को लिख सकते हो। तो बच्चों आप देख सकते हो खाली स्थान जो है, फर्स्ट वाले में शरणार्थी है, दूसरे वाले में हरि सिंह है, श्रीनगर है, 26 अप्रैल 1975 है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन जो है ये भर लेना है आपको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था, कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसमें आ जाएगा खान अब्दुल गफ्फार। क्या नाम है उनका? खान अब्दुल गफ्फार, ये नाम आ जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अगले वाले क्वेश्चन में वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें आ जाएगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। उसके बाद जो है अगला वाला जो क्वेश्चन है, जूनागढ़ थी, तो जूनागढ़ थी एक देसी रियासत। क्या नाम, क्या आ जाएगा इसमें? एक देसी रियासत आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो ये बना था 1956 में। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए हैं, एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। उसके बाद आगे के क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। सही जोड़ी पर आ गए हम। तो सही जोड़ी में हैदराबाद का जो निज़ाम है उसके सामने वाला आपका बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, उस्मान अली खान। उसके बाद दर आयोग में ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि जूनागढ़ रियासत के जो दीवान थे, इसमें सी वाला जो ऑप्शन है क्या आ जाएगा? मणिपुर। ठीक है। तो इसमें जूनागढ़ रियासत के दीवान जो है इसमें आ जाएगा शहनबाज मूहो। उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे पहले किसने अपनाया था? इसमें आ जाएगा मणिपुर। ठीक है। उसके बाद द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसमें आ जाएगा भारत पाकिस्तान। तो ये आपका सही जोड़ी हो गई है। उसके बाद इसके मेनली क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं हम कि क्वेश्चन आंसर क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 2 नंबर के लिए हैं, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत विभाजन के कोई 2 कारण लिखना है। उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शरणार्थी समस्या क्या है। ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है विलय पत्र क्या है। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है दर आयोग की 2 अनुशंसाएं लिखिए। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो है भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो था भारत विभाजन के 2 कारण लिखना था। तो फर्स्ट जो कारण है भारत विभाजन का वो हमने लिया है अंग्रेजी सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति। तो जैसा कि आप जानते हो कि ब्रिटिश शासकों ने हिंदू मुसलमानों में निरंतर फूट डालने हेतु फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। वे निरंतर हिंदू मुस्लिम संबंधों में कटुता लाने तथा उन्हें परस्पर विरोधी बनाने का प्रयास करते रहे। तो ये एक कारण है जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद अगला जो कारण है वो है सांप्रदायिक दंगे। काफ़ी ज़्यादा चरम पर आ गए थे सांप्रदायिक दंगे भारत में, उसके कारण से भारत का विभाजन हुआ है। तो ये भी एक कारण माना गया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जिन्ना की प्रत्यक्ष कार्रवाई की नीति के कारण भारत के कई भागों में हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे फसाद हो रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में निर्दोष मारे गए थे और अपार धन संपत्ति क्या हो रही थी, नष्ट हो रही थी। कांग्रेस नेताओं ने इन दंगों को रोकने के लिए भारत का विभाजन स्वीकार करना ही उचित समझा। तो ये 2 कारण हैं जो कि हमने भारत विभाजन के लिए हैं। बाकी अन्य कारण भी है जो कि एक बड़ा वाला क्वेश्चन आ रहा है इसमें दीर्घ उत्तरी में, तो उसमें अन्य कारणों को भी हम देखने वाले हैं। अगले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि शरणार्थियों की समस्या क्या थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि शरणार्थियों की समस्या क्या थी। तो इसमें देख सकते हैं आप, हमने इसको बताया है कि देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से आए लगभग 75,000 हिंदू सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने एवं उनको रोजगार देना एक गंभीर समस्या
थी। तो यही एक शरणार्थी समस्या थी। ठीक है, उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है कि विलय पत्र क्या है। तो विलय पत्र क्या है, तो देख सकते हैं आप कि जम्मू कश्मीर के डोगरा वंश के शासक महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र को क्या बोला गया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। ये वो समझौता था जिसके जरिए कश्मीर के शासकों ने प्रिंसली स्टेट कश्मीर के शासक ने प्रिंसली स्टेट को भारत में विलय पर सहमति जाहिर की थी। तो यही क्या था, एक विलय पत्र था। अगले वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हो बच्चों कि दर आयोग की कोई दो प्रमुख अनुशंसाएं लिखिए। तो उसकी जो प्रमुख अनुशंसाएं थी दर आयोग की, वो थी भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो अनुचित है। यानी कि दर आयोग का ऐसा मानना था कि पूर्णतः भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना किया जाए। और अगला वाला जो है कि प्रशासकीय सुविधा पुनर्गठन का सर्वोच्च कारक है। तो ये दो दर आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं थी। अगले वाले क्वेश्चन में बच्चों आप देख सकते हो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न देना है, के उत्तर देना है, और प्रत्येक के लिए कितने अंक निर्धारित है, 4 अंक निर्धारित है। तो काफ़ी बड़े पैमाने वाले क्वेश्चन है, बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए, भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए, हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त नोट लिखिए, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो ये इनके आंसर हम देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ये आंसर हम। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कठिन परिश्रम एवं सूझबूझ के साथ भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक से भारत के एकीकरण को पूर्ण कर दिखाया। यही कार्य जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था। इसलिए सरदार पटेल को भारत का क्या कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है। अगले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, समझाइए। तो आप यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या दे देना है, आपको हेडिंग दे देना है। और उसके अंदर आप लिख सकते हो कि केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया गया और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर कार्रवाई करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो उसके बाद कुछ सिफारिशें भी थी राज्य पुनर्गठन आयोग की, और ये सिफारिशें देख सकते हैं आप कि भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, भाषाई और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए, और वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए। और इस हिसाब से 1956 में भारत में टोटल 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो आप इस आंसर के को कैप्चर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया इसको कि अंग्रेजी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति। उसके बाद अगला जो कारण है हिंदू मुसलमानों में परस्पर अविश्वास की भावना। यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पर परस्पर अविश्वास क्यों था हिंदू मुसलमानों में, क्योंकि हिंदू जो थे वो सल्तनत काल व मुगल काल में अनेक मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए थे। इसके कारण हिंदुओं में अविश्वास था। उसके बाद अगला जो है कि हिंदुओं का मुस्लिमों के प्रति सामाजिक बहिष्कार,
ये इसके कारण मुस्लिम भी रुष्ट थे और इन दोनों की में परस्पर क्या था, अविश्वास की भावना थी। तो ये भी एक भारत विभाजन का कारण बना। उसके बाद जिन्ना की हठधर्मिता, और जिन्ना जो था वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो समर्थक था, है ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1940 के बाद संवैधानिक गतिरोध को दूर करने हेतु अनेक योजनाएं प्रस्तुत की गई, परंतु जिन्ना की पाकिस्तान निर्माण संबंधी हठधर्मिता के कारण कोई भी योजना स्वीकार नहीं की जा सकी और अंततः भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है वो होकर रहा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप सांप्रदायिक दंगे, जो कि मैंने समझा दिया है प्रीवियस क्वेश्चन में आपको। और यहाँ पर 16 अगस्त का दिन अबुल कलाम आज़ाद के अनुसार बहुत ही काला दिन था, काला दिन माना गया भारत के इतिहास में इसको, क्योंकि इस दिन सामूहिक हिंसा में कलकत्ता जैसे महानगरी को हत्या, रक्तपात और बलात्कारों की बाढ़ में डुबो दिया गया। उसके बाद सत्ता के प्रति नेताओं का आकर्षण भी भारत विभाजन का कारण बना था। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्वतंत्र संघर्ष के लिए नेताओं ने अत्यंत कष्ट सहे थे और उनमें अधिक संघर्ष करने की शक्ति नहीं रह गई थी। यदि वे माउंट बेटन की योजना को स्वीकार नहीं करते तो न जाने कितने वर्षों के संघर्ष के बाद उन्हें सत्ता का सुख भोगने का अवसर प्राप्त होता। तो सत्ता के प्रति आकर्षण भी भारत के विभाजन का एक प्रमुख कारण बना था। उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद रियासत पर संक्षिप्त नोट लिखना है, तो आप इसको कैप्चर कर सकते हो, और किस प्रकार हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था ये भी आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमने कम से कम 3 से 4 चुनौतियाँ बताई है कि क्या क्या आज़ाद भारत के सामने राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ थी। तो आप सबसे पहले देख सकते हो एकता व अखंडता की चुनौती, है ना, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के लोग थे। इनके बीच एकता अखंडता बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। तो ये वाला जो है पैसेज आप देख सकते हो इसमें। उसके बाद अगली वाली हेडिंग में क्या आ जाएगा, अगली चुनौती लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। जैसे कि आप देख सकते हो कि लोकतंत्र की स्थापना दूसरी चुनौती थी। लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि भारत में लोगों को लोकतंत्र का मतलब भी नहीं पता था। लोकतंत्र आखिर कहते किसे हैं, घर घर जाकर लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाना था, क्योंकि लोग तो राजा महाराजाओं को ही अपना सब कुछ मानते थे। ऐसे में लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाना बहुत मुश्किल था। मतदाता सूची बनानी थी, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन भी करना था। इस तरीके से लंबी तैयारी के बाद पहले चुनाव 1952 में हुए, इसलिए चुनाव करवाना और लोकतंत्र अपनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। उसके बाद विकास की चुनौती भी थी, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के चलते भारत काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया था, गरीब हो गया था ब्रिटिश हुकूमत के शोषण से। और तरक्की करने या फिर विकास करने के दो रास्ते थे, या तो अमेरिका के पूंजीवादी रास्ते को अपनाया जाए या सोवियत संघ के समाजवादी रास्ते को अपनाया जाए। तो विकास को लेकर यहाँ विवाद पैदा हो गया था कि भारत के विकास के लिए आखिर किस रास्ते को अपनाया जाए। लंबे विवाद के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और आर्थिक नियोजन अपनाया गया। तो ये जो थे बच्चों आपके राजनीति विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।